अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर, मेरे साथ हैं मौजूद ईसा नकवी। इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर चली गई है और अगर खुदा ना खास्ता नेक्स्ट टाइम और इस तरह का कोई एडवेंचर होता है तो दैट वुड बी मोर लीथल एंड इट वुड मतलब फर्दर रेगुलेट। लेकिन उसमें असल मैसेज क्या था? उसमें असल मैसेज पूरे इंटरव्यू में ये था कि अभी तो आपने हमारे दरमियान सुलह सफाई करा दी, आप अमेरिका इन्वॉल्व हो गया, भारत को मार पड़ गई थी, उनके तैयारे, अब तो ये इट्स एन ओपन सीक्रेट ना, एग्जैक्टली, बिल्कुल ये खुलेआम सबको मालूम है कि उनकी फिजाइया जमीन बोस हुई और फिर उसके बाद ग्राउंड कर दी गई। तमाम द बर्ड्स दैट वर इन द एयर दे वर ग्राउंडेड। वो अपना लूप होल तलाश करने की कोशिश कर रहे थे कि कहाँ से लीकेज हुई, पता कैसे चला, मारा कैसे गया, सही, ठीक है, हमें मार पड़ी कहाँ से। तो उस वक्त इंडिया ने अप्रोच कर लिया, अमेरिका ने अपने ऑफिसेज इस्तेमाल किए, पाकिस्तान ऑलरेडी इसमें बड़ा क्लियर था कि हमने जो उनकी तरफ से हुआ हमने जवाब दे दिया, तो आपका सीज फायर हो गया। लेकिन इससे दो चीज़ें सेट हो गई। जिस माइंडसेट के साथ हम डील कर रहे हैं ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर, वो माइंडसेट वो है जो 12 दिसंबर 2022 को दिल्ली गेट पर दिल्ली में खड़े होके क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं आई एम टॉकिंग अबाउट राजनाथ सिंह एंड मोहन भगवत, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का बनना एक ऐतिहासिक गलती थी, इट वाज अ हिस्टोरिक मिस्टेक, पाकिस्तान का बनना, और इसको अंडू करने का टाइम आ गया, और हम पीओके भी ले लेंगे और गिलगित बल्तिस्तान भी ले लेंगे। हमारी 1962 की करारदाद है, 1994 की करारदाद है, वो प्रैक्टिकली अब उस नहज पर ले आया है मामला के जहाँ पर जो लड़ाई है अगर बढ़ती है तो वो जाहिर है कि उसका दायरा दोनों ममालिक में डीप इनसाइड बोथ कंट्रीज जो है वो होगा। और इंटरनेशनली ये बताया गया है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ऐसा कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है कि इस एस्केलेशन को रोका जा सके। आपके डीजीएमओज का रब्ता होता है, हॉटलाइन, कोई फ्लैग मीटिंग होती है, उसके अलावा ऊपर कोई ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है कि जिसमें इस किस्म के डिज़ास्टर से, जो कि न्यूक्लियर डिज़ास्टर में कन्वर्ट हो सकता है, रोका जा सके। और उसमें यही पैगाम था जो जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा के इंटरव्यू का सबसे बड़ा पॉइंट था, वो ये था कि भाई आपने अभी तो ट्रूस करा दिया, अभी तो आपने करवा दिया सीज़ फायर, लेकिन अब ये जो मार्जिन है ना, ये जो टाइम विंडो है, अब ये बहुत शॉर्टन हो गई है। इससे पहले कि आपको पता चलेगा, सही है, आपको पता चलेगा कि आप जाए और किसी बड़े न्यूक्लियर डिज़ास्टर को रोकें, उससे पहले तबाही बड़े पैमाने पे मच चुकी होगी। अब देखें, फ्रैंकली स्पीकिंग, अमेरिका हो, वेस्टर्न वर्ल्ड हो, कोई और हो, उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज फायर जो है वो आउट ऑफ लव फॉर इंडिया और आउट ऑफ लव फॉर पाकिस्तान नहीं कर रहा है। सही है, वो उन पूरी दुनिया का निज़ाम ही हिल जाता, पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाती जब खुदा ने खास्ता कहीं पर एटमी धमाका होता है तो फजा में गर्दो गुबार का एक मरगोला जाकर उस जगह पर वो स्पेस के उस मकाम पर चला जाता है जहां पर कशिश शकल उसे वापस अट्रैक्ट नहीं करती टुवर्ड्स द अर्थ, और वो फिर आपको आइस एज पर लेके जाता है। कई दहाइयां उसके इर्द गिर्द कई 100 किलोमीटर तक कुछ उगता नहीं है, बिल्कुल आपके टेम्परेचर चेंज हो जाते हैं। तो उससे फिर जाहिर है कि एक उस इम्पैक्ट से बचने के लिए किया गया। लेकिन आपने मैसेज क्या दिया? आपने मैसेज ये दिया कि अब ऐसा कोई निज़ाम मौजूद नहीं है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कि जिसमें और दूसरा, इंडिया को क्यों सेफ गार्ड किया गया? इन्वेस्टमेंट तबाह हो रही थी, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन काइंड एंड इन एग्जैक्टली। तो आपने एक मुल्क को पैम्पर किया कि ये है हमारा वो चीता, इस खित्ते का जाइंट बनने जा रहा है, चाइना को टाइगर बना रहा है, चाइना को टक्कर ये देगा। कंटेन चाइना पॉलिसी में सब जो रेस्ट ऑफ द एंटी चाइना सेंटीमेंट वहीं पे बैठ रहा था। आपने उनको लिमुआ, बीका, कमकासा, सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, काटसा की सैंक्शंस नहीं लगानी, कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में नहीं डालना, USCIRF जो मर्जी कहता रहे, आपने उनके ऊपर इनाम कराम की बारिश कर दी, अपनी रियल टाइम सैटेलाइट डेटा तक आपने उनको एक्सेस दिया। आपके बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट से आपकी जो बेसेस हैं, एयर बेसेस हैं, नेवल बेसेस हैं, वहाँ पर वो अपने जहाज़ों की मुरम्मत का काम, स्पेयर पार्ट्स का काम, ओवरऑलिंग का काम वो करते हैं, जॉइंट ट्रेनिंग आप करते हैं, सब कुछ करते हैं। आपने तो उसके ऊपर नवाज़िशात की बारिश कर दी थी।
पाकिस्तान के ऊपर तो क्या लगा हुआ था? आपकी खबर क्या आती है कि पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में, पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ फलां डिफेंस कोऑपरेशन नहीं कर सकता, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट फलां चीज जो पाबंदी। बिल्कुल। तो जब उसका फेंटा पड़ा है, जब उसको मार पड़ी है, तो उन्होंने कहा भाई पहले तो जरा बैठ के डिसाइड करो कि हमारी इन्वेस्टमेंट ठीक जगह पे थी कि नहीं थी। So that was one thing। नहीं, अब सवाल यहाँ पे ईसा ही तो आता ये है जो कि ये तो सारा हम मतलब देखते आ रहे हैं कि व्हाट द वेस्ट वाज एक्चुअली बैंकिंग ऑन इंडिया, और वो किस तरह कंटेन चाइना की पॉलिसी पे काम कर रहे थे। नाउ टू मूव ऑन फ्रॉम दिस, जो जनरल साहिर शमशाद ने बात की है और जिसको बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बात की बाकायदा नाम लेके कि रॉ और ISI मिलके काम करें, अब आपका क्या ख्याल है कि हाउ वुड इंडिया रिस्पॉन्ड टू दिस? India, obviously, India is not going to be welcoming to this, but the point is कि यहाँ पर ये जो but have we played well for the rest of the world? कि जी we offered। हाँ, तो डिप्लोमेटिकली तो अब आप देखें स्टार्ट का एक खैर इसहाक डार साहब ने जिस तरीके से आगाज में चलाया, दैट वाजंट समहाउ द एक्चुअल थिंग दैट ही वुड हैव बीन डूइंग। मतलब आपका फिर स्टेशन जो है, वो जो इंटरव्यूज बाद में दिए गए हैं, आप अवर्ट कर सकते थे इस लड़ाई को बड़ी हद तक। आप पूरी दुनिया को पहले ही सेंसिटाइज कर देते, आप उसके लिए इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दे रहे होते ना, सुबह दोपहर शाम इंडियन ऑफिशियल जो हैं वो इंटरव्यूज दे रहे थे, वो बता रहे थे दुनिया को हम ये करने जा रहे हैं। आपने नहीं बताया दुनिया को कि भाई हम जवाब में ये करेंगे, हम ये सोचेंगे नहीं। अगर आप ये कह देते तो वो जो बाद में डिप्लोमेटिक एफर्ट हुआ हो सकता है वो पहले हो जाता। सही है, ठीक है। दूसरा बार खैर उससे हटकर ये जो मैसेजिंग है, इस मैसेजिंग का बेसिक मकसद व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि एक तो ये कि जाहिर है कि अपनी तरफ से इस चीज़ को सामने रखना, दूसरा एक इवेंचुअली ऐसा मैकेनिज्म इवॉल्व करना। रिमेंबर दैट इफ़ ही इज़ टॉकिंग अबाउट ISI एंड रॉ, तो ISI का चीफ जो है इज दी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का काउंटर पार्ट है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया में। So on the basis of that they can interact ना, मतलब as NSAs, as not as head of ISI। और लेकिन जब आप कॉपरेशन की बात करते हैं, बेसिकली यू आर ट्राइंग टू सीक एक ऐसा मैकेनिज्म हो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कि जिसमें ऐसे डिजास्टर को, एक बड़ी लड़ाई को अवॉइड किया जाए। इट्स एन आइडियल सिचुएशन अगर होता है। Do you agree? I don't see it happening. अच्छा, you don't see it happening, but it is an ideal situation. How आप कितना देखते हैं कि ये बात तो हो गई, एक आइडियल सिचुएशन नजर भी आती है, अगर ये हो जाए तो how West can convince India on this? Can they bring him? मतलब अगर सीजफायर करवा सकता है, डोनाल्ड ट्रम्प क्लेम, मतलब ऑफ कोर्स इंडिया तो नहीं मान रहा अभी तक, लेकिन तो वो क्या इस चीज पे भी दोबारा ला सकते हैं, या फर्स्ट थिंग फर्स्ट के सिट एंड टॉक ऑन कश्मीर? देखें, अभी तो यहाँ पर बेसिकली जिसे कहते हैं ना कि हमने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, मैंने कम से कम 20 साल एक्टिवली एज अ रिपोर्टर इसको कवर किया, पाकिस्तान और इंडिया के मुलाकातें। हम टोन सेट करते हैं किसी भी मुज़ाकरात से पहले, टेबल पर बैठने से पहले डिप्लोमेसी की मैसेजिंग जो है वो की जाती है। अपने अपने तौर पर जो है वो मामले को उस नहज पर ले जाया जाता है। पाकिस्तान और इंडिया के वज़राए ख़ारजा ने मुलाकात करनी है तो कुछ पहले से बयानात हमारी तरफ से आ जाते हैं, कुछ उनकी तरफ से आ जाते हैं, ताकि माहौल बने कि टेबल पर बैठकर बात क्या होगी। फिर उसमें नतीजे जो हैं वो मुख्तलिफ आते रहे हैं। शर्म शेख में हमने देखा, बिल्कुल मनमोहन सिंह था उस वक्त, गिलानी साहब के साथ, आई थिंक यू वर देयर। नहीं, I wasn't, लेकिन but I was there in Bhutan सार्क समिट पे। सार्क में थे, जिसके बाद में पता चला कि मियां साहब जो हैं वो गालिबन नहीं भूटान में यूसुफ रज़ा गिलानी, सॉरी, वो that happened in Kathmandu। That was in Kathmandu। in Kathmandu, कि वो डबल स्वीट था और एक में सज्जन जंदल और एक में कोई दरवाजा था। बिल्कुल, वो जो एक कनेक्टिंग थे, क्लेंडेनस्टाइन मीटिंग हुई, मतलब वो बिल्कुल वो डिप्लोमेसी नहीं चली वैसे। एनीवेज, तो वो मोदी के साथ को मुलाकात हैज रिटर्न। हाँ, लेकिन खैर वो तो ऑब्वियसली इतनी ब्लैटेंट मुलाकात, तो वो लैंड कर जाते हैं बगैर वीजे के, बगैर इन्विटेशन के, मतलब तो वो तो फिर वो आप पढ़े ना, हॉस्टिलिटी पढ़े अब्दुल बासित साहब की किताब, वो बताते हैं कि जब वो हाई कमिश्नर थे तो यहाँ पर से क्या क्या डिमांड्स आती थी। सही है, इस्लामाबाद से, यानी मियाँ साहब से क्या क्या फरमाइशें होती थी, क्या अनुपम खेर की कहानियाँ और क्या सज्जन जंदल और क्या, चलिए ठीक है, वो उन्होंने एक अपनी एक डिप्लोमेसी, कल्चरल डिप्लोमेसी। अदर देन दैट, देखिए
if it was only Ambassador Abdul Basit who was not eventually made foreign secretary, yeah. और आपके जहन में कुछ और आ सकता है, but who was the foreign secretary? एजाज चौधरी के डिप्लोमेटिक फुटनोट्स पढ़ लें आप, चल, वो उसमें भी वही लिखा हुआ है कि वहां से इंडिया के खिलाफ बात करने पे झिड़क दिया जाता था, नाराजगी हो जाती थी। तो अभी देख लिया ना तस्लीम हमने। असलम साहिबा 22 अप्रैल 2022 स्पोक्स पर्सन फॉरेन ऑफिस की तस्लीम असलम साहिबा, उनका मेरे साथ इंटरव्यू आपका बिल्कुल, वो तो इट वाज अ ब्लास्ट। अच्छा बहरहाल ये जो कमिंग बैक, ये जो बिलावल ने बात की है, बेसिकली वी डू रियलाइज एज आई थिंक कि ये रियलाइजेशन हुई है पाकिस्तान की तरफ के, और रिस्पॉन्सिबली अगर आप बात करें कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करते हुए ये बात सामने रखी गई है कि अभी मामला जिस नहज पर है, जितना लेवल है इस वक्त एनिमोसिटी का, और अपने अपने बदले किस किस ने तैयार किए हुए हैं, किसने स्ट्रैटेजी, किसने काउंटर स्ट्रैटेजी, किसने अपना स्कोर सेटल करना है, तो ये भी जहन में रखें कि जब बिलावल बाहर बात करते हैं और कहते हैं कि हमने 6 तैयारे गिराए लेकिन हम 20 गिरा सकते थे, या पहले उससे 10 की बात की गई थी ख्वाजा आसिफ या बाकी लोगों की तरफ से, जहन में सबसे पहला सवाल यही आता है ना, तो गिराए क्यों नहीं, इतना अच्छा मौका था। जहन में रखें कि गिराना तैयारे का और लॉक करना, जब आपने लॉक कर लिया, आपने उनको बता दिया कि वी कुड टेक इट डाउन, लेकिन उसको अगर गिरा भी दिया जाए तो फिर उसका ज़ाहिर है कि वो आप रिपोर्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आप कैजुअल्टी ऑफ वॉर इज़ ट्रुथ, आपने उसको छुपा दिया, आप उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन ये आपको पता होता है कि आप जितना दूसरे का नुकसान करेंगे वो जवाब भी देगा। We are talking about two potent nuclear powers, two potent armies, तो वो जब हमें मारेंगे हम उन्हें मारेंगे, जब वो मार खाएंगे तो वो जवाब देंगे, तो ये दोनों तरफ लड़ाई।